नमस्कार दोस्तों। हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और आधुनिक भारत में हम गांधी युग पढ़ना शुरू करने वाले थे। लेकिन आपको पता है कि गांधी युग पढ़ने से पहले हम गांधी जी के बारे में ब्रीफ में अध्ययन कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो गांधी जी का हम अध्ययन कर रहे थे ब्रीफ के अंदर और गांधी जी की एक क्लास हमने पढ़ लिया। मैं ब्रीफ में उनको रिवीजन करवा देता हूँ। 1930 तक का हमने इतिहास पढ़ लिया। 1869 में पोरबंदर में गांधी जी का जन्म होता है। उसके बाद 82 में विवाह हो जाता है। 87 में वो इंग्लैंड जाते हैं और 1891 में वापस आते हैं वकालत की पढ़ाई करने के बाद। फिर यहाँ 1891 से 93 तक यहाँ रहते हैं। राजकोट और बम्बई में वकालत करते हैं, यहाँ काम जमा नहीं। तो फारूक अब्दुल्ला जो भारतीय मूल के दक्षिणी अफ्रीका के अंदर भारतीय व्यापारी है, उनके केस की पैरवी करने के लिए अफ्रीका चले जाते हैं। अफ्रीका आपको याद होगा कि 1891 से 1915 तक गांधी जी अफ्रीका में रहे। फिर 1915 में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आते हैं और ये वही समय जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है। तो गांधी जी ने पूरे देश का दौरा किया, अंग्रेज़ों का हेल्प किया, तो कई उपाधियां दी गई जैसे केसर हिंद वगैरह आपने देखा होगा। और भारतीय लोगों ने गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट का। तो ऐसे करते करते हमने देखा था 15 आया, फिर 16 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। फिर 17 में चंपारण किसान विद्रोह है, वो नील आंदोलन है, उनका नेतृत्व करते हैं 3 कठ या पत्ती के विरुद्ध। और फिर 1918 में 2 पहले अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जिसमें पहली बार भूख हड़ताल की, और फिर खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, दोनों सफल हो जाते हैं। 18 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो वादे के मुताबिक अंग्रेज़ों ने संवैधानिक सुधार लाने की बजाय उल्टे सीधे कानून ला रहे थे, जैसे रॉलेट एक्ट लेके आ गए। गांधी जी नाराज़ हो गए, देशव्यापी हड़ताल किया। आपको बताया था देशव्यापी हड़ताल किया। तो पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, सैफुद्दीन और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। तो फिर वहाँ के पंजाब के लोगों ने उनकी रिहाई की मांग की और बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। गोलियां चल गई, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। गांधी जी अब अपने जीवन का पहला बड़ा आंदोलन करेंगे, असहयोग आंदोलन। आपको बताया था 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन चला। फिर 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड के बाद 7 दिन बाद बारदोली बैठक लेकर 12 फरवरी को ये आंदोलन 1922 में स्थगित कर देते हैं गांधी जी। फिर 22 से 24 गांधी जी 2 साल जेल में रहते हैं और 24 में जैसे रिहा होते हैं तो कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक में INC के अधिवेशन के अध्यक्षता के, जैसा कि आपको याद है। फिर हमने पढ़ा कि फिर जो 1930, 31, 32 लंदन में क्या हो रहे थे, 3 गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? क्योंकि 27 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था और 28 में साइमन कमीशन 2 बार भारत आया था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए और आगामी भारत के अंदर जो एक्ट लाने वाले अंग्रेज उनका स्वरूप कैसा होगा, इस पर चर्चा करने के लिए 1930, 1931, 32 3 गोलमेज सम्मेलन में। पैरेलल यहाँ क्या हुआ? पैरेलल यहाँ मैंने बताया कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 30 में स्टार्ट हुआ, 31 में जाकर गांधी ऋण समझौता हो गया। फिर गांधी जी 2nd गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं, बात बैठी नहीं, वापस आते हैं और वापस आकर पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करते हैं। लेकिन इतनी भीड़ वो जुटा नहीं पाए, इतना जन समर्थन जुटा नहीं पाए गांधी जी। तो गांधी जी को अंग्रेजों ने कैद करके वही पूना की यरवदा जेल में डाल दिया। 34 में गांधी जी वापस रिहा होते हैं। तो 32 से 34 पूना की यरवदा जेल में रहे। यहाँ तक का इतिहास हमने गांधी जी का पढ़ लिया था, मैंने ब्रीफ में रिवीजन करवा दिया। अब आगे देखते हैं कि 1934 से रिहा होकर आगे गांधी जी क्या करते हैं, है ना। महात्मा गांधी देखो 1932 से 34 गांधी जी क्या रहते हैं, पूना महाराष्ट्र में, MH महाराष्ट्र में यरवदा जेल, पूना की यरवदा जेल में रहते हैं। 34 में रिहा होते हैं, 1934 में रिहा। और रिहा होने के बाद गांधी जी क्या करते हैं, हरिजन उत्थान में लग जाते हैं। तो याद रह जाएगा, गांधी जी रिहा होने के बाद हरिजन उत्थान में लग जाते हैं। ठीक है, रिहा होने के बाद गांधी जी
क्या करेंगे, हरिजन उत्थान, समझ गए, हरिजन उत्थान, हरिजन उत्थान का काम करते हैं, दलित वर्ग के उत्थान का काम करते हैं गांधी जी। 34 के बाद री आते हैं। फिर क्या हुआ, फिर देखिए समय आया 1939 से 45, जब क्या स्टार्ट हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 45 तक चला। अब इस दौरान क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेज़ तो चाह रहे थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की तरह सेकेंड वर्ल्ड वार में भी भारतीय लोग क्या करें, अंग्रेज़ों का सहयोग करें, लेकिन इस बार सारे भारतीय लोग हैं वो अंग्रेज़ों का इस बार सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो समझिए ये मामला क्या था। सेकेंड वर्ल्ड वार को थोड़ा सा समझ लेंगे। विश्व का मैप आप जानते होंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इजी है। ये मैंने 3 रेखाएं बनाई हैं। वर्ल्ड का मैप थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आप लोगों को ताकि थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये आप देख रहे हो, ये ग्लोपरी अफ्रीका महाद्वीप है ना, ठीक है। ये वाला आपका कौन सा हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। ये वाला कौन सा हो जाएगा आपका, साउथ अमेरिका, ठीक है। ये वाला कौन सा हो जाएगा, साउथ अमेरिका, ठीक है। ये वाला आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्लियर है, इसको ज़रा समझिए। ये हमारा यहाँ हो जाएगा भारत, ठीक, ये श्रीलंका, और ऐसे करते करते ये आपका क्या हो जाएगा, जापान। अब ज़रा समझिए मामला क्या था, अब ज़रा समझिए मामला क्या था, ठीक है। अब ज़रा समझिए मामला क्या था। देखो इधर ऊपर ये क्या है, ये आपका यूरोप है, ये अरब प्रायद्वीप है, वगैरह वगैरह। चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम हुआ क्या था, ये देश भूमध्य सागर में लटका हुआ है। ये देश है इटली, ये यूरोप के अंदर है जर्मनी, जर्मनी का हिटलर, इटली का मुसोलिनी, और इधर ये आपका जापान। तो ये 3 देश, मुख्य रूप से 3 देश है, बाकी और भी सहयोगी है। ये 3 देश मिलकर गठबंधन बनाकर एक तरफ सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़ रहे हैं, एक तरफ इनके विरुद्ध जैसे मान लड़ रहा है ये द्वीपीय देश है, यूके मतलब इंग्लैंड हो गया, ये आपका हो गया यूएसए हो गया, ये आपका ऊपर वाला कौन सा देश हो जाएगा, रूस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश है। चलिए थोड़ा सा आप देख लीजिए ताकि आपको याद रह जाएगा। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार इंग्लैंड लोकतंत्र के नाम पर लड़ रहा था। तो इंग्लैंड के सहयोगी, ये फ्रांस इंग्लैंड का सहयोगी, यहाँ फ्रांस है ना। दुनिया का मैप जब पढ़ाया था तब आपको बताया था। तो इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, यूएस एक तरफ, बाकी बहुत कम देश थे इसकी तरफ, क्योंकि ये तानाशाही लोग थे। जर्मनी, ये जर्मनी का यूरोप में पड़ता है, हिटलर, मुसोलिनी इटली का है, और इधर ये जापान। हुआ क्या था कि ये युद्ध स्टार्ट हो गया। शुरुआत की थी जर्मनी के हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण करके। तो इस सिचुएशन में क्या था कि जब स्टार्टिंग के अंदर इन लोगों को बढ़त मिली यूरोप में, क्योंकि मूलतः यूरोप में लड़ा गया था, लेकिन बहुत जल्द हिटलर और मुसोलिनी की हार स्टार्ट हो जाती है। हिटलर की एक बड़ी गलती थी, उसने रशिया पर अटैक कर दिया, उस वजह से उसकी हार स्टार्ट हो जाती है। चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन ये जापान है ना, जापान एशिया के अंदर लगातार बढ़त ले रहा था, लगातार बढ़त ले रहा था। इसका मतलब ये हो गया कि जहां जहां इंग्लैंड की कॉलोनी है वहां वहां जापान अटैक कर रहा था। उस सिचुएशन में 1942 तक आते आते भारतीय लोगों ने देखा कि भारत के जापान पास पड़ता है, तो भारतीय लोगों ने देखा कि यदि इंग्लैंड की भारत में उपस्थिति है, इसका मतलब ये है कि ये तो जापान को युद्ध के लिए क्या दावत ही होगी एक तरीके से, ब्याह और हम पर युद्ध करो, और यदि युद्ध हो गया तो उस देश की इकोनॉमी बहुत पीछे चली जाएगी। तो उस सिचुएशन में भारत पर जापान के युद्ध का जो आक्रमण का भय, उसको देखते हुए उस टाइम 1942 में ऐसी सिचुएशन बनी। तब भारतीय लोगों ने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, उन्होंने ये फैसला किया, अंग्रेजों को कहा कि अंग्रेजों अब भारत छोड़ दो, भले भगवान भरे से छोड़ो, भारत को छोड़ दो। तो ये जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में, ये जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, अपनी आज़ादी की अंतिम बड़ी लड़ाई थी, ये हुआ था 1942 से। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। क्लियर है? तो
तो इस सिचुएशन में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो मोटा मोटा बात आप समझ गए, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ, पूरे देश में आंदोलन स्टार्ट हुआ। बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। ग्वालियर टैंक मैदान को अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं। ये अगस्त में स्टार्ट हुआ, इसलिए अगस्त क्रांति भी कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन को। गांधी जी ने डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया, अंग्रेजों को कहा कि आप भारत छोड़ दो। तो जैसे ही आंदोलन स्टार्ट हुआ और इंग्लैंड सरकार ने भारतीय लोगों को जेल में डालना स्टार्ट कर दिया। तो एक तरफ जेल भर रहे थे, देश में आंदोलन चल रहा था, लोगों में इतनी जनजागृति आ गई थी तो कि लोकल लोग अपने आप से वो लीडरशिप दे रहे थे। मतलब इसलिए इसे स्वतः स्फूर्त आंदोलन हम लोग कहते हैं। चलो ये चलता रहा, इधर सेकेंड वर्ल्ड वार चलता रहा। तो 45 में आते आते सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया और ये जो जर्मनी, इटली और जापान, ये उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और ये जो लोकतंत्र के नाम पर इंग्लैंड जो युद्ध लड़ रहा था, इंग्लैंड युद्ध जीत गया। अब युद्ध जीतने के बाद क्या हुआ, इधर हमारा आंदोलन चल ही रहा है, धीरे धीरे लोगों को जेल में डाल दिया। हुआ क्या था कि देखो, इंग्लैंड युद्ध तो जीत गया, जीतने के बाद कई चेंजेस हुए थे। क्या चेंजेस हुए थे? युद्ध जीतने के बाद एक तो इंग्लैंड की सरकार चेंज हो गई। इंग्लैंड की सरकार चेंज हो गई, मतलब युद्ध स्टार्ट होने से पहले कंजर्वेटिव पार्टी, पूंजीपतियों की सरकार थी और युद्ध के बाद एक नई सरकार बनी, लेबर पार्टी की सरकार। दूसरा, क्योंकि इंग्लैंड ने दुनिया के 30 से 40% भूभाग पर कब्जा कर रखा था, कॉलोनी बना रखी थी। खुद यूएस भी कभी इसका क्या रहा, कॉलोनी रहा। तो दुनिया के देशों का इन पे दबाव था कि आप जो भी आपने जिन पे कब्जा कर रखा है, कॉलोनी बना रखी है, उनको आप फ्री करें, है ना। ये थोड़ी चाहेंगे कि इंग्लैंड उतना ही पावरफुल रहे। तीसरा, भारत में इतनी जनजागृति आ चुकी थी कि अंग्रेज अब समझ गए थे कि अब ज़्यादा समय तक हम भारत में नहीं रह सकते। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो आज़ाद हिंद फौज की भारत में एंट्री होती है, वो किसी अलग लेक्चर में अपन सेपरेट पढ़ेंगे, पूरा आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस जब पढ़ाएंगे। अब तो केवल इतना समझिए कि जापान के सपोर्ट से आज़ाद हिंद फौज, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज को उतारा था भारत की तरफ। हालांकि ये भारत के अंडमान निकोबार जीत लिया था और पूर्वोत्तर भारत में उनकी एंट्री हो गई थी। तो कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि आज़ाद हिंद फौज के भय से डरकर अंग्रेजों ने भारत छोड़ना स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसे कई मिले जुले कारण थे। तभी आप पढ़ते हो कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो कोई बड़ी क्रांति आंदोलन तो हुआ ही नहीं था, बिना युद्ध का ये शांति समझौता हुआ। चलिए वापस आएंगे। तो 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी दौरान गांधी जी जीवन के लास्ट और अंतिम जो अपने आज़ादी का बड़ा आंदोलन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, ठीक है। उसके बाद ये चलता रहा और 1900 में बात करूं, 1947 में एक योजना आई थी, माउंटबेटन योजना। इस माउंटबेटन योजना के तहत हमारे इस देश के दो टुकड़े होने थे, मतलब भारत और पाक का क्या होना था, विभाजन होना था। और फिर हम फाइनली 15 अगस्त 1947 को इस योजना के तहत हम जो भारत है वो आज़ाद हो गया, भारत को आज़ादी मिली, क्लियर है। हालांकि जब आज़ादी मिली थी तब गांधी जी, जब आज़ादी भारत को मिली थी तब कहते हैं कि हमारे देश में, है ना, क्योंकि धर्म के आधार पर 2 देश बनाए गए थे, ठीक है। इस तरीके से आपको पता ही है ना, ये हमारा भारत और ये क्या रह गया, इधर पाकिस्तान और इस साइड भी क्या, ये भी पाकिस्तान, जैसे उस टाइम पूर्वी पाकिस्तान था। तो भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। तो कहा जाता है कि इस टाइम गांधी जी जब हम आज़ादी का जश्न मना रहे थे दिल्ली में, जब लाल किले से यूनियन जैक का झंडा उतारा गया और हमारा तिरंगा फहराया गया, तो गांधी जी यहाँ नहीं थे, दिल्ली में नहीं थे, कोलकाता में हिंदू मुस्लिम दंगों को शांत करने में लगे हुए थे। चलिए फिर 15 अगस्त 1947 हम आज़ाद हो गए। अब बात आई 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 के दिन, 30 जनवरी 1948 के दिन MG मतलब महात्मा गांधी को गोली मारकर नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी। नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की क्या कर दी, हत्या कर दी। तो कुल मिला के इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है गांधी जी के कालक्रम में। तो गांधी जी को हमने 2 भागों में बांटा था, 3 भागों में बांटा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था गांधी जी के बारे में सामान्य परिचय, फिर हमने पढ़ा था गांधी जी के बारे में कालक्रम। तो ये कालक्रम वाला पॉइंट चल रहा था, तो हमने कालक्रम के हिसाब से गांधी जी को पढ़ा है। अब कुछ पैरेलल बहुत सी बातें चल रही थी, उनको हम विशेष तथ्य में पढ़ेंगे, और क्योंकि वो कालक्रम के पैरेलल कुछ चीज़ें चल रही थी, उनको एक साथ पढ़ लेंगे। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आया, है ना। वापस आइए थोड़ा 30 से
32, 30, 31, 32, 34 तक मान सकते हैं सभी अवज्ञा आंदोलन चला। हालांकि 32 में दोबारा सभी अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, इतना वो जो समर्थन नहीं हो पाया था। तो 32 से 34 गांधी जी पूना की अरोदा जेल में रहे, 34 से रिहा हुए, रिहा होने के बाद हरिजन उत्थान का काम में लग गए, और फिर 1939 से 45 के बीच जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो उसी दौरान 1942 में हमने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया, करो या मरो का नारा दिया। 1947 में माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन होना था, भारत और पाक, और 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए। और फिर 30 जनवरी 1948 दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी। तो ये गांधी जी के बारे में हमने कालक्रम की बात कर ली। अब नेक्स्ट बात करेंगे गांधी जी के बारे में अन्य क्या बातें हैं। चलिए, गांधी जी के बारे में जो फैक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा आप देखिए गांधी जी के बारे में फैक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आइए कि गांधी जी के दर्शन पर किसका प्रभाव है। तो गांधी जी के दर्शन पर गीता, बाइबिल और टॉलस्टॉय। गांधी जी का जो दर्शन है ना उस पर इनका प्रभाव है। किनका? गीता का प्रभाव है, बाइबिल का प्रभाव है और टॉलस्टॉय का प्रभाव है। चलिए और समझिए ज़रा, यदि हम लोग बात करें गांधी जी के अखबार की, यदि हम लोग बात करें तो गांधी जी के अखबार है नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया। ठीक है, तो याद रख लीजिए गांधी जी के अखबार है नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया। कहते हैं दलित निम्न वर्ण को गांधी जी ने हरिजन शब्द दिया था। हरि मतलब भगवान, जन मतलब ये भगवान के लोग हैं। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात करें गांधी जी पर ग्रंथ या किताबें। तो गांधी जी खुद के द्वारा लिखी हुई एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, ये किताब कई बार पूछते हैं कि गांधी जी की एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ गांधी जी ने किस भाषा में लिखा। ध्यान रखना ये गुजराती भाषा में लिखा गांधी जी ने। क्लियर है? उसके अलावा गीता बोध, आत्मा सुधी, सर्वोदय, राष्ट्रवाणी, ये गांधी जी की कुछ किताबें हैं। एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, ठीक है, याद रह जाएगा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, क्लियर है, ये गुजराती में लिखी। गीता बोध है, आत्मा शुद्धि है, सर्वोदय है, राष्ट्रवाणी है। क्लियर है? इसके अलावा गांधी जी की उपाधियों की बात कर लें तो गांधी को अंग्रेजों ने उपाधि दी थी केसर ए हिंद, केसर ए हिंद, है ना। और भारतीय जनता ने भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान भर्ती करने वाला सार्जेंट। क्लियर है? तो ये तो गांधी जी की उपाधियां हो गई, उपाधियां ना, गांधी जी की उपाधियां। फिर थोड़ा समझिए, ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे थे एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, गुजराती में लिखा गीता बोध, आत्मा शुद्धि, सर्वोदय, राष्ट्रवाणी। एक किताब और याद रख लीजिए, हिंद स्वराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1909 में लिखी थी, जहाज पर लिखी थी हिंद स्वराज किताब। कहते हैं कि हिंद स्वराज किताब में गांधी जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को वेश्या और बांझ कहा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ बातें और बता देता हूँ। गांधी जी ने साबरमती जो आश्रम बनाया था, गांधी जी ने साबरमती आश्रम बनाया था, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम साबरमती के नदी के किनारे है, गुजरात में। थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। कहते हैं कि गांधी जी ने 1930 में जब दांडी मार्च किया था, नमक यात्रा की थी, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। जब गांधी जी निकले थे यहाँ से 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम को छोड़ा था गांधी जी ने। उस टाइम यह प्रतिज्ञा की थी कि जब तक भारत को आज़ाद नहीं करवा दूं इस आश्रम में वापस नहीं आऊँगा। तो कहते हैं कि 30 से लेकर 17 साल गांधी जी कभी साबरमती आश्रम में नहीं लौटे थे। वो वर्धा रहते थे। वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र। तो गांधी जी वर्धा में भी कई बार रहते थे, ये आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये गांधी जी के बारे में हमने देखा। गांधी जी पर प्रभाव किसका है, गांधी जी की किताबें कौन सी है ना, ये सारी चीज़ आपने देखा। इसके अलावा याद रखना, गांधी जी एकादश व्रत का पालन करते थे। आपसे पूछ ले, महात्मा गांधी 11 नियमों का पालन करते थे,
तो एकादश व्रत जो थे उनका मतलब व्रत या नियमों का क्या करते थे, गांधी जी पालन करते थे। ठीक है, गांधी जी की फिलॉसफी है परिवार नियोजन के लिए उन्होंने क्या कहा, परिवार नियोजन के लिए गांधी जी ने कहा आत्मनियंत्रण। गांधी जी ने परिवार नियोजन के लिए आत्मनियंत्रण करने को कहा। ये गांधी जी का दर्शन है। इसके अलावा गांधी जी ने कहा कि ईश्वर ही परम सत्य ही परम तत्व है और वही क्या है, ईश्वर है। इसका मतलब ये कह सकते हैं गांधी जी के अनुसार सत्य जो परम तत्व है और वही क्या है, ईश्वर है। ठीक है, और सुनिए जरा, इसके अलावा आइंस्टाइन गांधी जी के बारे में कहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को ऐसा विश्वास नहीं होगा कि ऐसा हार्ड मास का पुतला भी कभी इस धरती पर चला होगा क्या। ठीक है, तो याद रखना आइंस्टीन क्या कहते हैं महात्मा गांधी के बारे में, कि आने वाली पीढ़ियों को विश्वास नहीं होगा कि धरती पर ऐसा हार्ड मास का पुतला भी चला था। तो ये आइंस्टीन का कोटेशन है महात्मा गांधी के बारे में। तो आइंस्टीन ने क्या कहा कि आने वाली पीढ़ियों को ये विश्वास नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा कि इस टाइप का हार्ड मास का पुतला कभी इस धरती पर चला होगा क्या। गांधी जी को नोबेल पुरस्कार के लिए कई बार नामित किए गए गांधी जी, लेकिन नोबेल पुरस्कार मिला एक बार भी नहीं, है ना। तो गांधी जी के बारे में हमने ब्रीफ के अंदर 2 क्लास के अंदर पूरा गांधी जी को बहुत अच्छे से समझा है, क्योंकि हम गांधी युग जब पढ़ेंगे तो गांधी युग पढ़ने से पहले कम से कम मोटा मोटी बातें तो हमें पता होना चाहिए, है ना। तो जब हम आगे जो गांधी युग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते कि ये जो आपने 2 क्लास पढ़ी है ये आपको अक्षरश याद होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।